छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला विधायकों का रौद्र रूप नजर आ रहा है। विधानसभा में प्रश्न करने में महिला विधायक आगे नजर आ रही हैं। एक महिला विधायक ने एक ऐसा प्रश्न उठाया जिसके लिए सदन में उनके समर्थन में अनेक विधायकों ने उनका साथ देकर एक नई परंपरा को जन्म दिया है। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा में संजारी बालोद की कांग्रेस विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा ने मछुआ समितियों को केज आवंटित न होने का मामला उठाया तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अनुपस्थिति में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के जवाब से विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा संतुष्ट नहीं हुई। मंत्री द्वारा सही जवाब न मिलने पर सत्ता पक्ष के विधायक धर्मजीत सिंह ने श्रीमती संगीता सिन्हा के सवाल को स्पष्ट करते हुए मंत्री से स्पष्ट जवाब देने को कहा। वहीं कुरुद विधायक अजय चंद्राकर ने भी उनके पक्ष में बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचारी अधिकारी को रिटायर होने का मौका दिया गया है। गुंडरदेही विधायक कुंवर निषाद सिंह ने भी इस संबंध में अपने प्रश्न रखकर श्रीमती संगीता सिन्हा का साथ दिया। खरसिया से कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने तो एक प्रकार से मोर्चा ही संभाल लिया। उमेश पटेल मंत्री पर आक्रामक हो गए। उन्होंने मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को कहा कि भ्रष्टाचारी आरोपी को सरकार बचा रही है। कांग्रेसी महिला विधायक के पक्ष में कांग्रेस के अन्य विधायकों सहित भाजपा विधायकों का साथ देना इससे पहले आपने ना कभी सुना होगा और ना देखा होगा। देखिए सदन का हंगामा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आज बहुत खुश थी कि आज मुख्यमंत्री जी से मेरा क्वेश्चन है तो उत्तर मिलेगा करके मुख्यमंत्री जी से। आपको पूरा उत्तर मिलेगा जी। मेरे देने से खुशी नहीं हो रहा है क्या? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरा प्रश्न था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि और मुख्यमंत्री जी ने उत्तर में दिया है कि 2021-22 से 2024-25 यानी लगभग 4 वर्षों तक बालोद जिले में किसी मछुआ समिति को केज आवंटित नहीं किया गया है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय जी, वर्ष 2021-22 से 2025 तक बालोद जिले में कुल कितने केज कल्चर स्वीकृति प्रदान किया गया है और केज कल्चर स्वीकृति हेतु किन किन प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बालोद जिला में सन 2021-22 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक 39 केज कल्चर हेतु स्वीकृति प्रदान किए गए हैं और जिसमें 92 आवेदन प्राप्त हुए थे और 53 अभी लंबित हैं, उन पर अभी प्रक्रिया चल रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, केजों के भौतिक सत्यापन किनके द्वारा किया जाता है और इसमें क्या सब्सिडी जारी करने के लिए भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है? जी हाँ, स्वीकृति अनुदान देने से पहले भौतिक सत्यापन किया जाता है। इसको समय समय पर जो मछुआ निरीक्षक हैं या उप संचालक स्तर के अधिकारी हैं उनके द्वारा निरीक्षण किया जाता है और अभी तक इन 2021-22 से अभी तक माननीय 31 जनवरी तक माननीय अध्यक्ष महोदय 7 करोड़ 74 लाख रुपए अनुदान दिया गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं जानना चाहती हूं आदरणीय महोदय जी से कि क्या जिले में पूर्व वर्षों में बिना सत्यापन के कोई अनुदान राशि जारी किया गया है? ये मामला आया है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की किसी भी शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है कि बिना भौतिक सत्यापन के उसका अनुदान राशि का भुगतान किया गया हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, ये मेरे जिला बालोद का मामला है। पूर्व में जो अधिकारी है वो अपने रिश्तेदार और अपने पत्नी के नाम पे केज कल्चर का राशि लिया है अध्यक्ष महोदय जी, और साथ में बिना भौतिक सत्यापन किए जो सब्सिडी जारी कर दिए, आवंटन कर दिए। ये
इस मामले का अध्यक्ष महोदय जी शिकायत आपको प्राप्त हुआ है और आप जांच भी चालू कर चुके हैं, लेकिन जांच कोई अच्छे से नहीं कर रहे, बस सीमित ऐसी जांच की प्रक्रिया बस आप बता रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी, ये बहुत गंभीर मामला है, जिला को लेके ये मामला है, 6 करोड़ राशि के गबन का मामला है। तो मैं महोदय जी से निवेदन करती हूँ, आपके पास वो आया है संज्ञान में, अधिकारी आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कृपा करके उसमें आप कार्रवाई करेंगे क्या? उस अधिकारी जो अपने पूरे परिवार के नाम पे केज कल्चर का वो किए हैं, आवंटन किए हैं और राशि भी निकाल लिया गया है अध्यक्ष महोदय जी बिना भौतिक सत्यापन पे, तो क्या उस अधिकारी पे उचित कार्रवाई करेंगे एफआईआर दर्ज करके? जो गबन की राशि है वो गबन की राशि क्या उनसे निकलवाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो शिकायत की बात कही है वो शिकायत सही है और उस समय के तत्कालीन सहायक संचालक मछली पालन ने अपनी पत्नी के नाम से 19,20,000 रुपए का सब्सिडी जो है आहरित किया है। चूँकि अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन शासन के नियमानुसार निर्देशक संचालनालय द्वारा सेवानिवृत्त तत्कालीन सहायक संचालक मछली पालन के विरुद्ध आरोप पत्र जारी हो गए हैं। ये 3 मार्च 2025 को माननीय अध्यक्ष महोदय जारी किया जा चुका है और इसमें जो भी नियमानुसार कार्यवाही बनेगा निश्चित रूप से उस पर जांच होगी और कार्यवाही भी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जी, ये बहुत गंभीर मामला है, इसको सिर्फ जांच कर देने ये बोलने से उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय जी। ये 6 करोड़ का मामला है, जो लोगों को, जनता को वो प्राप्त होना चाहिए, उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ अध्यक्ष महोदय जी। ये अधिकारी अगर खुद ही काम करने लगे, अपने रिश्तेदार, अपनी पत्नियों को काम दिलाने लगे, तो जनता का क्या होगा? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, पत्नियों को मतलब उस अधिकारी के पत्नी, उस अधिकारी की कई पत्नी है क्या? पत्नी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं अभी महोदय जी से यहाँ घोषणा करवाना चाह रही हूँ कि इसमें तुरंत कार्रवाई एफआईआर दर्ज किया जाए और जो शासकीय राशि है, गबन हुआ है, उसको आप वसूली करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इसमें शिकायतकर्ता कुंवर सिंह निषाद जी ने शिकायत भी किया था और चूंकि इसमें सिर्फ इतना ही है कि जो सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के धारा 316 के तहत उसमें कोई शासकीय व्यक्ति अपने शासकीय पद पर रहते हुए अपने परिवार के नाम से लाभ नहीं ले सकता। उस नियम के तहत उस पर जांच भी चल रहा है और मैंने बताया कि उसके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और मामला 19,20,000 का। माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 करोड़। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे पास पूरा आदरणीय जी आपको जवाब आ गया। कुंवर अध्यक्ष जी, एक मिनट, आप क्वेश्चन को पढ़े होंगे, उनकी मंशा आप समझ रहे हैं। वो किसी एक मामले में जांच चाहते हैं। 3 बार आप उठे, 3 बार बैठे, आखिरी में बोलते हैं हाँ वो अधिकारी ऐसा किया है। अरे उसी को एक बार में आप बता दो ना भाई कि वो अधिकारी गड़बड़ किया है, जांच करा रहे हैं और उसमें कार्रवाई करेंगे। यही बताइए ना, कितने दिन से जांच चल रही है और क्यों कार्रवाई नहीं हुई? कितने दिन से जांच चल रही है? 19 लाख अगर कोई अधिकारी निकाल लिया अपनी पत्नी के नाम से, तो ये कब की घटना है? कितने समय से इसमें जांच चल रही है और अभी तक के क्यों कार्रवाई नहीं हुई? बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर जो है 1/6/2024 को शिकायत हुई है और शिकायत पर जांच जो है 3 दिन बाद ही चालू हो गया है, 4/6/2024 को। और उस पर जो जांचकर्ता अधिकारी जो उप संचालक मछली पालन जिला रायपुर के द्वारा जांच भी किया गया और जांच की प्रतिवेदन 24/7/2024 को पेश भी कर दिया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और इतना जल्दी से ये सब हो रहा है क्योंकि ये शासकीय प्रक्रिया होते हैं, किसी को पर ऐसे एफआईआर भी नहीं किया जा सकता है। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बिना सत्यापन के 19 से लेके 24 और उसके बाद आप बोल रहे हैं जल्दी। 19 में आप बता रहे हैं कंप्लेंट दर्ज हुआ और 24 तक के आपके पास रिपोर्ट नहीं आई है। उसको रिटायर होने का मौका दिया गया। क्या है अध्यक्ष महोदय? और फिर माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 से 24 के मामले में आपको तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए ना। 19 से 24 का मामला है, सख्त कार्रवाई करना चाहिए, थोड़ा घोड़ा दौड़ाना चाहिए तेज। एक सेकंड, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में यह भी एक आपकी जानकारी चाहिए कि जिस दिन की घटना है और आरोप पत्र उसके रिटायर होने के बाद दिया गया क्या? उसको 25 में जारी किया गया बोले हो आप उत्तर में,
तो उसके रिटायर होने का इंतजार किया गया क्या? और ये घटना कई बार शासन के उत्तरों में आती है कि अब वो रिटायर हो गया, जब भी ऐसा मामला आता है तो क्या रिटायर होने का इंतजार किया जाता है कि ऐसे मामलों में जो पकड़ में आती है तो रिटायर हो जाए तो कोई वसूली कार्यवाही नहीं होगी? कर माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला पिछले सरकार का था, हमारी सरकार होती तो जांच आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इसमें ऑब्जेक्शन लेती हूँ। मामला किसी भी शासनकाल का हो, मामला किसी भी शासनकाल का हो, कार्रवाई होना चाहिए अध्यक्ष महोदय जी। संगीता जी, 1 तारीख को जून में 1 जून 2024 को शिकायत मिलता है, उसके 2 दिन बाद 4 को हम जांच चालू कर देते हैं। इससे स्पीड क्या हो सकता है काम? इससे तीव्र जांच क्या हो सकता है कि 2 दिन में ही हमने जांच कमेटी गठित करके जांच करने हेतु कहा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये शिकायत मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी को एक सभा में जब मेरे समाज का कार्यक्रम था उसमें मैंने दिया था 8 महीना पहले, और उसी प्रकरण में राजनांदगांव में तत्कालीन सहायक संचालक के ऊपर FIR होता है, कार्रवाई हो जाती है, सेम प्रकरण है। लेकिन हमारे जिला में जब यही बातें आती है और वो 8 महीना 9 महीना ये 10वां महीना जारी है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, न उसके ऊपर कोई FIR होता है। और जो अपने परिवार के नाम से 192 केज कल्चर को, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो है 192 केज कल्चर को अपने परिवार 72 108 मनीष बंजारे के नाम से और 48 विद्या बंजारे के नाम से, ऐसे करके वो पूरे अपने परिवार के नाम से केज कल्चर को स्थापित करवाता है। और लगभग 3,45,60,000 रुपए की सब्सिडी वो तत्कालीन सहायक संचालक RK बंजारे, मैं सीधा नाम भी लेता हूं, बिना भौतिक जो अपने परिवार के नाम से देता हूं, उसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। मैं समझता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो चाहिए और पूरी वसूलना चाहिए उससे राशि, जिन्होंने हमारे जैसे मछुआरे समाज के समिति को आज वो रोजी पे रखा है, काम पे रखा है, और आज केवल उसका नाम है और सारा संचालन उनके परिवार के द्वारा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपसे संज्ञान लेता हूं और इसमें कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर FIR होना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए और वसूली भी होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कड़ी कार्रवाई अभी तक, हाँ, एक उनके पत्नी के नाम से ही शिकायत मिला, लेकिन आप बता रहे हैं कि और कई लोगों के नाम से लाभ लिया है, तो निश्चित रूप से जो मछुआरा समाज है उनके हितों की रक्षा करते हुए इसकी विस्तृत जांच की जाए और जो इसमें दोषी होंगे उससे जुड़े हुए उनके संपत्ति से वसूला भी जाएगा। अगर ऐसा बोल तो दिया, पूरा बता दिया भाई धर्मलाल को। माननीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच के लिए और क्या कर लेंगे? FIR दर्ज हो के उस राशि की वसूली किया जाए। वो तो बोल रहे जांच के बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि उनके जांच पूरी हुई नहीं है, ये जो बता रहे हैं उसके आधार पे और जांच कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच किया उसमें क्या आपको क्या रिजल्ट आ गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच की बिंदु सीमित इसी में प्रश्न, माननीय जांच की बिंदु सीमित थी आपकी? माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, इनका जो पत्नी का नाम निषाद जी का माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो शिकायत था उनके पत्नी विद्या बंजारे के नाम पर लेकर था, लेकिन अभी सदस्य बता रहे हैं कि और रिश्तेदार के नाम पे लिए हैं। मनीष बंजारे, विद्या बंजारे, परमजीत, नावेद मिर्जा, जांच होता है तो पूरे बिंदु पे जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब जो शिकायत है उसी के आधार पर जांच हो जाएगा, क्योंकि इसी शिकायत के आधार पे राजनांदगांव के सहायक संचालक के ऊपर FIR हुई थी, कार्रवाई हुई थी। आप अगर जांच करते हैं तो सारे बिंदु पे जांच होनी चाहिए ना, आप क्या सिर्फ जो शिकायत हुआ है उसी पे जांच करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, कैसे जांच करा रहे हैं ये लोग? आपके जांच अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में तो सिर्फ जो उन्होंने पत्नी का नाम लिख लिया तो सिर्फ आप पत्नी के नाम पे जांच करेंगे, बाकी लोगों को भी जांच नहीं करेंगे कि उस पूरे एपिसोड में क्या क्या हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि आपने जांच में क्या क्या पाया। देखिए, जांच चल रही है उसमें, और जांच के आधार पर आरोप पत्र भी दाखिल किए गए हैं और उसका जांच का विस्तृत रिपोर्ट आपको चाहिए तो भी हम उपलब्ध करा देंगे। उपलब्ध कराने की बात नहीं है, मेरे पास पूरा प्रूफ है। माननीय सदस्य ये कह रहे हैं कि लगातार उनके अलग अलग परिवार के लोगों के नाम से उन्होंने ये काम किया है और आप कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ पत्नी के नाम से किया है। तो आप बता दीजिए कि आपको जांच में क्या मिला? आपने जांच करवाया ना, तो जांच में आपको क्या मिला उसमें? और 3 साल से अभी तक उसके लीज की राशि भी जमा नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 साल से उसकी लीज की भी राशि जमा नहीं हुई। जांच पर उसके पत्नी के नाम से 19,20,000 का सब्सिडी लेना पाया गया है
और अगर आशंका है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इसको छुपाने का काम कर रही है सरकार। कोई छुपाने से माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उसको निष्पक्ष जांच किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें सभी की लिस्ट है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 108, 36, 198, 56, 48, 72 इतने लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए अध्यक्ष महोदय जी। सिर्फ पत्नी से काम नहीं होगा, आप उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा चलता है, अगर हमारे 2 सदस्य इसको उठा रहे हैं तो आप निर्देशित करिए कि विभाग इस पर पूरी जांच करे और निष्पक्ष तरीके से जांच करे। चलिए, निष्पक्ष और पूरी जांच कराइए। 192 केस जी, का माननीय केवल उनके परिवार के नाम से। समय सीमा निर्धारण करेंगे। अगले सदन तक इसका उत्तर लाइए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समय सीमा माननीय निर्धारण करेंगे कि कब तक आप करके देंगे। हो गया। एक साल माननीय लगेगा। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे समय सीमा बता दें। इसको जल्द से जल्द करेंगे, जल्द से जितना जल्द हो सके। करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी में बहुत हो गया, चिंता है वो सरकार माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी में प्रश्न है मंत्री का केस का। आदरणीय अध्यक्ष चलिए, महोदय जी, बैठिए। जांच होता है तो एक समिति माननीय गठित कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय एक अध्यक्ष समिति महोदय जी, गठित कर दे और हम लोग भी शामिल ठीक है, करें ताकि सुन लिए ना, इसमें सम्मिलित हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसी में केस कल्चर में धमतरी बोलिए। का प्रश्न है। अध्यक्ष पूरा महोदय, प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा सवाल जनसंपर्क विभाग से है और मुझे जो जवाब में एक लाइन आई है उसको मैं पहले पढ़कर कहना चाहूँगी। जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज़ पोर्टल का पंजीकरण नहीं किया गया है। प्रचार प्रसार की सुविधा की दृष्टि से न्यूज़ पोर्टल का इनपैनलमेंट किया गया है। तो महोदय जी, पहला ये सवाल मेरा यही है कि जो पंजीकृत अगर नहीं किया गया है तो इसको इनपैनल करने के लिए क्या मापदंड इसके तय किए गए हैं जनसंपर्क विभाग के द्वारा? एक बार रिपीट करिए फिर से। सवाल के जवाब में आया है, जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज़ पोर्टल का पंजीकरण नहीं किया जाता, प्रचार प्रसार की सुविधा की दृष्टि से न्यूज़ पोर्टल का इनपैनलमेंट किया जाता है, तो इसका इनपैनल करने का क्राइटेरिया क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इनपैनलमेंट करने के लिए एक विस्तृत इसकी गाइडलाइन है और इसमें टेंडर भी निकाले जाते हैं और उसके आधार पर इनपैनलमेंट किया जाता है और उसके पूरे सर्कुलर विस्तार से है। बोलेंगे तो मैं माननीय सदस्य को उसको उपलब्ध भी जी करा दूंगा। महोदय जी, 243 पोर्टल को इनपैनल किया गया, तो क्या 243 टेंडर निकाले गए हैं इसमें? 243 जो हैं इनपैनल्ड किए गए हैं, पंजीकृत नहीं हुआ है लेकिन विभाग से 243 इनपैनल्ड किए गए हैं, तो क्या 243 टेंडर निकाला गया है इसमें? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर में परिशिष्ट में इनमें उपलब्ध भी है। ये 243 जो है वो टेंडर के माध्यम से सभी को निकाले गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे पत्रिकाएं या स्थानीय अखबार होते हैं जिनको उनके रेट के आधार पर विज्ञापन उपलब्ध कराया जाता है। क्या मापदंड है? अगर किसी को विज्ञापन हम दे रहे हैं उसका मापदंड क्या है वो बता दीजिए। जो मेन आधार मापदंड होता है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इनपैनलमेंट हैं उनके यूजर्स की संख्या और रीच के आधार पर संचालनालय स्तर पर अधिकतम 50,000 रुपये तक का मासिक विज्ञापन स्वीकृत किया जाता है कि उनकी पॉपुलैरिटी कितना है, कितने लोग देख रहे हैं। ऐसे चलिए, ठीक, अच्छा जवाब। अध्यक्ष महोदय जी, इसी में अगली लाइन में पढ़ना चाहूंगी। इसमें विज्ञापन नियमावली 2019 संशोधित 2020 के अंतर्गत विज्ञापन स्वीकृत किए जाते हैं और पिछले एक वर्ष में इसमें कोई भी नियमावली में बदलाव और संशोधन दोनों नहीं किया गया है। तो महोदय जी, मेरे हाथ में जो जवाब मुझे आया है उसी से मेरा प्रश्न है, अगर हम 2023 और 24 का जो विज्ञापन या जनसंपर्क विभाग के जो अगर आप खर्चे देखेंगे अलग अलग, जैसे डिजिटल समाचार पोर्टल का 67 करोड़, उसके बाद समाचार पत्रों का 147 करोड़, टीवी चैनलों का 140 करोड़ और रेडियो स्टेशन का लगभग 5 करोड़ 29 लाख के आसपास है, जो टोटल 360 करोड़ का 23 और 24 का इसका जो मुझे डिटेल दिया गया ये है।
और वहीं अगर 24 और 25 की हम बात करें, क्योंकि कोई बदलाव नहीं हुआ था, संशोधन नहीं हुआ है, तो 24-25 का जो आउटकम जो आता है, जो टोटल तो 134 करोड़ है। तो महोदय जी, ये जो अंतर है 2023-24 का 360 करोड़ और 24-25 का 134 करोड़, तो इन दोनों में विसंगतियां क्यों हैं? क्या इसकी जांच होगी? क्या इसका ऑडिट होगा कि किस आधार पे ये विज्ञापन जो है, क्योंकि एक वर्ष जहां 136 है वहीं 23-24 में इसका डबल से भी ज़्यादा है, तो क्या कारण है? और क्या अगर इसमें कोई विसंगति दिख रही है तो क्या इसकी जाँच होगी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो व्यय की आंकड़ा है ये अभी वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, ये जनवरी तक का है, अभी फरवरी और मार्च का भी आना शेष है। तो निश्चित रूप से इस वर्ष में भी उसमें विज्ञापन में जब 10 महीनों में उसका आधा भी खर्चा नहीं हुआ तो अगले 2 महीनों में कैसे संभव है कि वो आंकड़ा आप टच कर जाएंगे? 360 करोड़ मतलब लगभग आप 134-140 करोड़ फिर से अगले 2 महीने में संभव नहीं है। और ये जो 23-24 का महोदय जी, जो 23-24 का मैं बताना चाहूंगी, ये पुरानी जो सरकार थी उनका मुझे लग रहा है, मैं एकदम कंफर्म नहीं इसलिए मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन हम जो अंदाज लगा रहे हैं वो उसी 23 और 24 के आंकड़े जो कांग्रेस के कार्यकाल के थे शायद तभी के हैं। तो क्या इस पे जांच होगी क्या? क्योंकि महोदय जी विषय ऐसे आए हैं, अगर समाचार पत्रों की बात करें या होर्डिंग्स की बात करें, हुआ ये था, जो हमारे पास शिकायतें आती हैं कि लगभग 3 महीने के लिए होर्डिंग्स के लिए या समाचार के लिए अनुबंध किया गया और सिर्फ जो विज्ञापन दिए गए या जो होर्डिंग्स लगी वो सिर्फ 1 महीने के लिए लगी। मतलब जो 2 महीने की बकाया जो पैसा था, किराया था, वो उनको किस आधार पे दिया गया? अगर 3 महीने की होर्डिंग हम लगाते हैं, पेमेंट 3 महीने का हुआ, होर्डिंग सिर्फ 1 महीने के लिए लगी, तो जो पेमेंट है उसमें विसंगतियां हैं। और ये साफ दिख रहा है कि 2023-24 और 24-25 मतलब ये अंतर दोनों में दिख रहा है और स्पष्ट है कि इशारा हम किस ओर करें। तो मैं यही चाहूंगी कि चूंकि डबल से भी ज्यादा राशि है तो क्या इसकी जांच होगी, क्या इसकी ऑडिट होगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही जिनाइन प्रश्न उठाया है। ये पिछले 1 साल में जो खर्च हुआ है पिछले 10 महीने में, उसका लगभग आधा या 55% के आसपास है, लेकिन सिर्फ आंकड़ा के आधार पर सिर्फ 1 मिनट शेष है। क्या जांच होगी क्या, ये आप बता दीजिए? क्या इसका ऑडिट होगा, क्या इसकी जांच होगी? क्योंकि ये सरकारी राशि का दुरुपयोग दिख रहा है साफ साफ, तो क्या इसकी जांच होगी, क्या इस पे ऑडिट होगा? क्योंकि समय सिर्फ मुश्किल से आधा मिनट बचा हुआ है। आपके नॉलेज में अगर कोई विषय होगा तो उसको प्रकाश में आप लाएंगे तो निश्चित रूप से उस पर परीक्षण कराएंगे, उस पर कराएंगे। परीक्षण नहीं महोदय, विषय पूरा है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी। क्या उस पे जांच होगी क्या? क्योंकि देखिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग है ये, तो क्या इस पे जांच होगी? आप जानकारी उपलब्ध कराएं, मंत्री जी बोल रहे हैं कि जांच कर लेंगे, आप जानकारी उपलब्ध कराएं। परीक्षण बोले मंत्री जी, सही बोल रहे हैं। एक बार आप बोल दीजिए कि जांच कराएंगे, बस नहीं, मैं आपको सारा उपलब्ध करा दूंगी। नहीं, देखिए क्या है, इस आधार पर केवल ये नहीं कह सकते कि देखिए आधार तो साफ दिख रहा है ना। 2023-24 का आप देखें 336 करोड़ है, आप 24-25 का 134 करोड़, तो महोदय जी अंतर तो साफ दिख रहा है। और पैसे, सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, ये भी साफ दिख रहा है। तो बस आप ये बता दीजिए कि क्या जांच होगी? सरकारी पैसे का महोदय जी साफ दिख रहा है, क्या जांच होगी क्या? प्रश्नकाल। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वन मंडल रायपुर में श्री कुंवारा देव महिला स्व सहायता समूह संचालित नहीं है। इसी आधार पर प्रश्न के सभी भागों के उत्तर के लिए उत्तर दिया गया है कि प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहूँगी कि माननीय मंत्री जी का उत्तर पूरी तरह से असत्य है। मेरे पास इस बात की पर्याप्त शासकीय दस्तावेज है जिनसे प्रमाणित होता है कि श्री कुंवारा देव महिला स्व सहायता समूह इंदिरा निकुंज माना रोपिणी वन मंडल रायपुर में संचालित है और शासकीय रोपिणी के भूमि और भवन में है तथा वन विभाग का एक फॉरेस्ट गार्ड इस संस्था का सचिव भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं दस्तावेज प्रस्तुत करूं। के लिए प्रश्न करिए, दस्तावेज तो देंगे बाद में। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस दस्तावेज के अवलोकन के बाद क्या जवाब देंगे, मैं उनका जवाब जानना चाहूंगी। के लिए जवाब देते। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी है मैंने हमारे सदस्य को उपलब्ध कराई है और विभाग ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर वर्तमान में या पूर्व में भी कोई ऐसी हमारे वहाँ पर स्व सहायता समूह के माध्यम से कोई इस तरह की योजना संचालित नहीं है। और आप जो कह रहे हैं तो एक बार आप उसका दस्तावेज दीजिए, मैं उसमें पर जानकारी लेकर के उसमें वो करवाऊंगा अध्यक्ष महोदय। जानकारी आप दे देंगे तो उसकी जांच करा लेंगे। आप दस्तावेज दे देंगे। और कोई प्रश्न? माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला समूह की आड़ में प्रतिवर्ष 50 लाख से 1 करोड़ तक के घोटाले वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी करते हैं।
महिला समूह के खाता भी है इस दस्तावेज में और ऑडिट भी होता है। यह तथ्य भी वन मंडल के डीएफओ के संस्थान में है, ये संज्ञान में है। ये सारे दस्तावेज माननीय मंत्री जी को मैं भेज रही हूँ। इसमें माननीय मंत्री जी दस्तावेज का ही अवलोकन कर लें, उसके बाद बताएं। चलिए आप दस्तावेज भेज दें, वो जांच करा लेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 कविता प्राण लहरे जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मोर बिलाईगढ़ विधानसभा में जितना भी हायर सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है, एमा शासकीय लैपटॉप दे गे रही से, लेकिन अध्यक्ष महोदय एला पुनः वापस मांग लेगी से। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एला का बर वापस मांगिस, अगर वापस मांगिस तो एला कौन कौन से विद्यालय में ओकर उपयोग करेगिस माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019-20 में भारत सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो स्कूलों में ऑनलाइन निविदा कर स्मार्ट क्लास व आईसीटी लैब स्थापित करने हेतु ये लैपटॉप और कंप्यूटर लगाए गए थे और उनमें से इनके विधानसभा क्षेत्र में 71 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी और अन्य स्कूलों में लगाया गया था। और चूंकि शासन के फिर भारत सरकार के नियमानुसार उसमें छात्रों की संख्या, दर्ज संख्या और शिक्षकों की स्थिति, उसके अनुसार जो है जो ज़्यादा संख्या में लैपटॉप और वो लगे थे उन विद्यालयों से फिर दूसरे विद्यालयों में लगाया गया और उन लैपटॉप को ये बिलासपुर संभाग के 26 स्कूल, बस्तर संभाग में, ऐसे ही रायगढ़ में, कुछ कोरिया में, मुंगेली में, ऐसे करके 99 स्कूलों में उसको और स्थानांतरित किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के कहना है सत्र 2021 में भारत शासन द्वारा स्वीकृति सूची में संशोधन करत करत कुछ ही विद्यालय ला निरस्त करेगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ वो कुछ ही विद्यालय के लिए भारत सरकार द्वारा योजना है, तो भारत सरकार के का पास लैपटॉप कमी रही से जो कुछ ही विद्यालय ला निरस्त करेगी से का स्वीकृति हुए बच्चा मन ला कितना तकलीफ होत होही। ऐसे भ्रष्टाचार, ऐसे सौतेला व्यवहार हमारे छत्तीसगढ़ के साथ भारत सरकार का बर करे जाते। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन रहता है और उसको राज्य सरकार ही उसको क्रियान्वित करती है। और जैसा कि 2019-20 की बातचीत है, मैं किसी सरकार के ऊपर नहीं करना चाहूँगा, परंतु जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जितना लैपटॉप देना था, जैसे मैं उदाहरण के लिए इनके बिलाईगढ़ विधानसभा के 1-2 स्कूल को कोड कर देता हूँ। जैसे हाई स्कूल भिनोदी, वहाँ 3 गया था और 1 को वापस लिया गया, 2 वहाँ शेष है। ऐसा नहीं है कि पूरा वहाँ खाली कर दिया गया। उसी प्रकार से भंडोरा 3 था, वहाँ पे 1 वापस लिए, 2 अभी भी शेष है। और उन लैपटॉप को अन्य स्थानों पर, जैसे बस्तर क्षेत्र है, सरगुजा क्षेत्र है, ऐसे तमाम क्षेत्रों में उनको भेजा गया। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इला निरस्त करेगी से तो किस आदेश के तहत इला निरस्त करेगे है, मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री जी आपसे। ये तो भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसके आधार पर राज्य सरकार का जो शिक्षा विभाग है वो परीक्षण करके उसको वापस किए हैं। आदेश की कॉपी आपको मैं अलग से उपलब्ध करा भी दूंगा। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पूछी थी, जिसमें 674 शराब दुकानें संचालित है, जिसमें 420 दुकानें कैशलेस है। शेष 254 शराब दुकानों में नगद बिक्री की जा रही है। बाकी 254 शराब दुकानों को कब तक कैशलेस की जाएगी, ये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य को जानकारी भी दी है और उन्होंने जानकारी को पढ़ा भी है,
674 में 420 दुकानों में जो कैशलेस सिस्टम चालू है और जो बचे हुए शेष 254 शराब दुकान हैं उनको हम लोग जल्द ही प्रक्रिया के तहत ले रहे हैं, ताकि हमारी आपसे भी ज़्यादा चिंता है सरकार की कि वो कैशलेस हो जाए, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर वैसे भी हमारा प्रधानमंत्री जी का भी और मुख्यमंत्री जी का विशेष जोर है। माननीय मंत्री जी, 254 शराब दुकान को कैशलेस जल्द की जाएगी आप कह रहे हैं, इतने दिन तक क्यों नहीं की गई? जब 420 दुकानें कैशलेस है तो 254 को क्यों नहीं किया गया और कब तक की जाएगी, ये मैं पूछ रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको हमारी सरकार आने के बाद हमने इसको बड़ा निर्णय लिया है और आज खुशी का विषय है कि 60% को हम लोगों ने कैशलेस कर लिया है, लेकिन एक साथ